हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 साइंस में चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट 3। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो जिसमें अपन ने ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के बारे में स्टडी किया था, तो आप इस कार्ड पर क्लिक करके उसे विजिट कर सकते हैं। अपनी बुक में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। ठीक है, उसे अपन बाद में इस चैप्टर में सबसे लास्ट में करेंगे, क्योंकि अपन पहले ह्यूमन नर्वस सिस्टम कर चुके हैं। तो अपन ह्यूमन में ही उसका सेकंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो एंडोक्राइन ग्लैंड से होता है उसको पहले स्टार्ट करते हैं। तो जो नेक्स्ट अपना है वो है एंडोक्राइन सिस्टम, हॉर्मोन्स इन एनिमल्स, मतलब हार्मोनल कंट्रोल देखना है लेकिन एनिमल्स के अंदर। ठीक है, फिर अपना ये एनिमल वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट जो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा उसमें अपन जो प्लांट में कोऑर्डिनेशन है उसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि अपनी बुक में हेडिंग क्या है। तो अपनी बुक में जो हेडिंग है वो है हॉर्मोन्स इन एनिमल्स। अब ये हॉर्मोन्स जो होता है वो एक स्पेशल टाइप की ग्लैंड से सिक्रेट होता है जिसे कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। देखो, आपको मैं अच्छे से समझाता हूं, ध्यान से सुनना। ग्लैंड जो होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होती है जिसका सिक्रेशन ले जाने के लिए डक्ट होती है। जो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसमें जो भी ग्लैंड अपन स्टडी करते हैं उनमें जितनी भी ग्लैंड होती है उनका सिक्रेशन ले जाने के लिए कोई ना कोई डक्ट होती है। तो उन ग्लैंड को अपन कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो अभी आप ऐसे समझो, ऐसी ग्लैंड ग्लैंड किसे कहते हैं जो कुछ सिक्रेट करती है और उसका सिक्रेशन ले जाने के लिए कोई पाइप जैसा डक्ट हो तो उसे कहेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। और उसका सिक्रेशन ले जाने के लिए कोई डक्ट ना हो तब उसे कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। फिर अगर इनमें डक्ट नहीं होती तो इनका सिक्रेशन वहां से लेकर कौन जाएगा, तो ये अपना सिक्रेशन ब्लड में डाल देती है और ब्लड जो है पूरी बॉडी में ट्रेवल करवाता है। तो अपन क्या समझे हैं कि ग्लैंड जो होती है वो कितने तरीके की होती है, दो तरह की होती है। एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक कौन सी होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है उसमें डक्ट होती है और एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है उसमें डक्ट नहीं होती। ठीक है, और फिर ये किससे अपना सिक्रेशन ले जाएगी, ब्लड से ले जाएगी। ठीक है, तो एंडोक्राइन सिस्टम इज मेड ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। दीज ग्लैंड आर डक्टलेस एंड सिक्रेट देयर सिक्रेशन डायरेक्टली इनटू ब्लड। और इनके सिक्रेशन को अपन क्या कहेंगे, हॉर्मोन्स कहेंगे। और वही हॉर्मोन से अपन क्या करेंगे, केमिकल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करवाएंगे। हॉर्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर। अगर हॉर्मोन्स की डेफिनेशन पूछे तो क्या लिखेंगे कि हार्मोन एक तरह के केमिकल मैसेंजर है। केमिकल क्यों कहा, क्योंकि केमिकल से। मैसेंजर क्यों है, क्योंकि कुछ मैसेज लेकर जाते हैं। कौन सिक्रेट करता है, एंडोक्राइन सिक्रेट करता है, जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। हार्मोन जो होते हैं बॉडी के एक पार्ट में बनते हैं और दूसरी पार्ट तक जाते हैं। और उस पार्ट तक जाने के लिए एनिमल्स में क्या होता है, ब्लड जो होता है उसे दूसरे पार्ट तक लेकर जाता है। ठीक है, तो एनिमल्स के अंदर हार्मोन जो होते हैं वो कौन ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड करता है। तो ये अपने हॉर्मोन्स के बारे में था। अब ये सेकंड कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की नीड क्या पड़ी। अपने पास तो एक सिस्टम पहले से है, नर्वस सिस्टम, जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कर रहा था और अपन को लग रहा है वो बहुत अच्छे से कर रहा है। तो फिर ये सेकंड की क्या नीड है। तो देखो, नर्वस सिस्टम का जो कंट्रोल होता है बहुत क्विक होता है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन एक लिमिटेड ऑर्गन को वो डायरेक्टली टारगेट करता है और ऑर्गन की जो पर्टिकुलर सेल होती है उन्हीं को ही टारगेट कर पाता है। हर एक सेल को वो कंट्रोल नहीं कर पाता, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता, पहली प्रॉब्लम। दूसरा, इसका जो कंट्रोल होता है शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, शॉर्ट टाइम कंट्रोल होता है। आपको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इसका कंट्रोल का इफेक्ट लंबे समय तक बना रहे ऐसा नर्वस सिस्टम नहीं कर पाता। इसीलिए अपनी बॉडी में एक और कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है जिसे क्या कहते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। इसका जो रिस्पॉन्स होता है स्लो होता है, लेकिन बाकी के दो पॉइंट अच्छी चीज है। पहला कि कंट्रोल जो होता है लार्ज नंबर ऑफ सेल को करता है टारगेट ऑर्गन के, और दूसरा इसका इफेक्ट होता है वो मच लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए रहता है। और यही वजह है कि नर्वस सिस्टम के बाद भी एक और सिस्टम की नीड पड़ी, किस लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा सेल को कंट्रोल किया जा सके और साथ में क्या किया जा सके, जो इफेक्ट है उसको लंबे समय तक बनाए रखा जा सके। इसीलिए अपनी बॉडी में क्या होता है, एक एंडोक्राइन सिस्टम भी होता है। और एक चीज आपको समझनी है कि इन दो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सिस्टम में ऊपर कौन सा है और नीचे कौन सा है। तो नर्वस सिस्टम जो होता है हायर होता है, वो एंडोक्राइन सिस्टम को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब अपन एक डायग्राम से समझेंगे कि अपनी बॉडी में कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड है, उनकी पोजीशंस क्या है
और उनका एक वॉक थ्रू लेंगे, मतलब एक इंट्रोडक्शन टाइप लेंगे। एक और चीज मैं बता देता हूं, ये जो डायग्राम है इसे आप अच्छे से प्रिपेयर करें, ठीक है। देखो आगे बढ़ते हैं और अपन एक डायग्राम से समझते हैं कि अपनी बॉडी में कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। तो जो मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो सब अपन देखते हैं। तीन अपनी होती है हेड रीजन में। देखो हेड रीजन में अपनी कितनी ग्लैंड होती है, तीन ग्लैंड तो अपनी कौन से रीजन में होती है, हेड रीजन में। एक होती है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और एक होती है पीनियल ग्लैंड। ये अपनी बुक में दे नहीं रखी, ये दो दे रखी है। उसके बाद आते हैं अपन नेक रीजन में। नेक रीजन में अपने दो ग्लैंड होती है, एक होती है थायराइड और एक होती है पैराथायराइड। थायराइड ग्लैंड जो होती है अपनी, जो ट्रैकिया होती है उसके आसपास ही ग्लैंड होती है ये, ठीक है। और यहाँ पर जो ग्लैंड होती है थायराइड ग्लैंड के ऊपर एक और ग्लैंड होती है जिसे क्या कहते हैं, पैराथायराइड। अगेन थायराइड ग्लैंड अपने सिलेबस में दे रखी है, पैराथायराइड नहीं दे रखी। फिर आता है चेस्ट रीजन, उधर भी एक ग्लैंड होती है जिसे कहते हैं थाइमस, ये भी अपने बुक में नहीं दे रखी है, ठीक है। उसके बाद आता है पेनक्रियाज। देखो पेनक्रियाज कहाँ होता है, ये अपना है लीवर और ये अपना क्या हो गया, स्टमक हो गया। और स्टमक के आगे ये इंटेस्टाइन वाला पोर्शन और इसके बीच में जो ये गैप है यहाँ पर क्या होता है, पेनक्रियाज होता है, ठीक है। ये यहाँ पर पेनक्रियाज है। तो ये आप ऐसे समझ लो कि यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो रही है, यहाँ पर अपना लीवर स्टमक है और यहाँ पे अपना क्या है, लीवर है, ठीक है। तो ये पेनक्रियाज ये अपनी बुक में दे रखी है। उसके बाद दो ग्लैंड होती है किडनी के ऊपर जिन्हें सुपर रीनल ग्लैंड कहते हैं, ये एडिनलिन ग्लैंड होती है, ये भी अपने दे रखी है। उसके बाद दो गॉनेट्स होते हैं, या तो ओवेरी होगा या टेस्टिस होगा। टेस्टिस होगा तो वो मेल है, ओवेरी है तो वो फीमेल है। तो टोटल कितनी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये वाली तो दोनों में से एक होगी। क्या यही एंडोक्राइन ग्लैंड होती है? इसके अलावा भी कुछ और एंडोक्राइन ग्लैंड भी होती है जो हायर क्लासेज में पढ़ाई जाती है, लेकिन मेजर यही एंडोक्राइन ग्लैंड वाला जो चैप्टर आता है उसमें यही ग्लैंड हायर क्लासेज में भी पढ़ाई जाती है। लेकिन और जब सिस्टम पढ़ाते हैं तो उसके साथ साथ कुछ और एंडोक्राइन पार्ट भी पढ़ाए जाते हैं। लेकिन अपनी बुक में सिर्फ 7 दे रखी है। तो कौन कौन सी है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, पेनक्रियाज, एडिनलिन और अपने कौन सी दे रखी है, ओवेरी और टेस्टिस, ठीक है। तो ये अपने टोटल ग्लैंड है अपने बुक में दे रखी है जो अपन को एक एक करके करनी है। आप इस डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस करें। और एक और चीज़, ये एग्जाम में आपको ड्रॉ करने को भी आ सकता है कि आपसे ऐसे पूछा जाए कि वो डायग्राम बनाओ जिसमें सारी एंडोक्राइन ग्लैंड की पोजीशन बता रखी है, आप उसको समझाइए। तो ये डायग्राम बनाना है और पोजीशन याद भी रखें। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी कौन से में है, यहाँ पे लिख लेते हैं अपन। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ये कौन से रीजन में है, ये हेड रीजन में। थायराइड ग्लैंड जो है वो कौन से रीजन में हो गई, नेक रीजन में हो गई, ठीक है। फिर पेनक्रियाज और एडिनलिन ग्लैंड ये कौन से हो गई, एब्डोमिनल रीजन में हो गई, ठीक है। एब्डोमिनल रीजन में हो गई, ठीक है। और ये गोनेट्स हो गए दोनों, और ये अपने लोअर एब्डोमन में समझ सकते हैं अपन, किस में, लोअर एब्डोमन में, ठीक है। ये अपने इसकी क्या हो जाएगी, पोजीशन हो जाएगी, ठीक है। ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेते हैं हाइपोथैलेमस, जो अपनी पहली एंडोक्राइन ग्लैंड है। आप सब जानते हैं कि हाइपोथैलेमस जो होता है वो फोर ब्रेन का एक पोर्शन है। मैंने फोर ब्रेन के 3 पार्ट बताए थे, आप में से जिसको पता है कमेंट में लिख के बताए। उसमें से एक पार्ट कौन सा होता है, हाइपोथैलेमस होता है। और हाइपोथैलेमस जो होता है वो 2 तरह के हार्मोन रिलीज करता है। 2 हार्मोन रिलीज नहीं करता, 2 तरह के हार्मोन रिलीज करता है। हार्मोन तो ये बहुत सारे रिलीज करता है, लेकिन उन्हें 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन कहलाते हैं और कुछ हार्मोन जो होते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन कहलाते हैं। अब इन दोनों के फंक्शन क्या है, ये दोनों हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो बाकी सारी ग्लैंड को कंट्रोल करती है। अब आप सोचेंगे ये ऐसा डबल कंट्रोल क्यों? तो देखो इतनी सारी ग्लैंड है, सब अपने अपने हिसाब से वर्क कर सकती है। तो एक कंट्रोल सेंटर होना चाहिए, जैसे नर्वस सिस्टम में ब्रेन था तो वैसा है पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन फिर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास सारा कंट्रोल होगा तो अपने जो नर्वस सिस्टम है वो कंट्रोल कैसे करेगा? तो हाइपोथैलेमस जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, और हाइपोथैलेमस बेसिकली नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो इनडायरेक्टली नर्वस सिस्टम ने किसको कंट्रोल किया, पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी सारी ग्लैंड को कंट्रोल कर रही। तो ये जो हाइपोथैलेमस है बहुत तरह के हार्मोन रिलीज करते हैं। वो हार्मोन 2 कैटेगरी के होते हैं, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन।
जब वो रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट करता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड और दूसरी ग्लैंड को कुछ ना कुछ रिलीज करने के लिए कहती है, और जब ये इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज करता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी की ग्लैंड का वो हार्मोन सिक्रेशन रोक देती है। तो बेसिकली अदर ग्लैंड का सिक्रेशन करवाना है या नहीं करवाना ये कौन कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन इनडायरेक्टली ये कौन कर रही है? हाइपोथैलेमस। इसको ये कौन बताएगा कि आपको सिक्रेशन करवाना है या नहीं? वो बताएगी हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जब रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करती है तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कुछ रिलीज करने के लिए कहता है। वो कहता है कि अब ऐसे हार्मोन रिलीज करो जिससे और ग्लैंड का सिक्रेशन हो। और जब हाइपोथैलेमस इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज करती है तो पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब ऐसे मैसेज जनरेट करती है कि वो और ग्लैंड के हार्मोन को कम करने के लिए या स्टॉप करने के लिए मैसेज जनरेट करती है, या फिर ये अपनी तरफ से जो मैसेज जा रहा था उसको रोक देती है, या हार्मोन जो सिक्रेशन हो रही थी उसको रोक देती है। तो बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रेशन को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, और वो दो तरीके के हार्मोन से करता है, रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन। क्योंकि अदर एंडोक्राइन ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड से कंट्रोल होती है इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं मास्टर ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है इसलिए उसे कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है, हाइपोथैलेमस रेगुलेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेट्स अदर ग्लैंड। ठीक है, तो ये अपने हाइपोथैलेमस के बारे में था। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर अपन एक एक करके बाकी की एंडोक्राइन ग्लैंड करते हैं जो अपने सिलेबस में है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और लेते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। तो देखो पिट्यूटरी ग्लैंड वैसे तो बहुत सारे हार्मोन रिलीज करती है, और उनमें से मैक्सिमम हार्मोन ऐसे होते हैं जो अदर ग्लैंड को क्या करती है? कंट्रोल करती है। लेकिन अपनी बुक में वो सारे हार्मोन के नाम नहीं दे रखे, सिर्फ एक ही हार्मोन का नाम दे रखा है जो कि है ग्रोथ हार्मोन। लेकिन मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूं, जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे, हायर क्लासेज में जाएंगे, तब आपको देखने को मिलेगा पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन के अलावा भी और हार्मोन रिलीज करती है। तो अभी अपन सिर्फ उसी हार्मोन पे फोकस करते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज कर रही है? ग्रोथ हार्मोन। और ये ग्रोथ हार्मोन जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, क्या कंट्रोल करेगा? ग्रोथ कंट्रोल करेगा, डेवलपमेंट कंट्रोल करेगा अदर ऑर्गन्स के बॉडी के, और इसी की वजह से बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ होती है। ठीक है, अब इस हार्मोन से रिलेटेड, इस ग्लैंड से रिलेटेड दो डिसऑर्डर देखते हैं। डिसऑर्डर देखो एंडोक्राइन सिस्टम में तब होते हैं जब कोई ग्लैंड अपना सिक्रेशन या तो जरूरत से ज्यादा करने लग जाती है या जरूरत से कम करने लगती है। जब कोई एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन ज्यादा सिक्रेट करती है तो इसे कहते हैं हाइपर सिक्रेशन, और जब कम सिक्रेट करेगी तो हाइपो सिक्रेशन, और दोनों ही केस में अबनॉर्मलिटी होती है। तो यहां पिट्यूटरी ग्लैंड के केस में दो अबनॉर्मलिटी दे रखी है। अगेन इसके अलावा भी अबनॉर्मलिटीज होती है, लेकिन अपनी बुक में ये दो दे रखी है। एक है ड्राफिज्म और एक है जाइगेंटिज्म। देखो ड्राफिज्म जो होता है उस केस में क्या होता है कि ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रेट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रेट कर पाती है, तो हाइपोसिक्रेशन, कम सिक्रेशन या डेफिशिएंसी हो जाए ग्रोथ हार्मोन की, और वो भी कब? जब चाइल्डहुड में, जब अपना बचपन हो उस समय, तो अपनी हाइट अच्छे से ग्रो नहीं हो पाती, और ऐसे केस में पर्सन ड्राफ रह जाता है, बौना रह जाता है, शॉर्ट लेंथ होती है, और इस डिजीज को क्या कहते हैं? ड्राफिज्म। दूसरा होता है जाइगेंटिज्म, एकदम अपोजिट होगा। अगर ग्रोथ हार्मोन बचपन में जरूरत से ज्यादा रिलीज हो, हाइपर सिक्रेशन हो, एक्सेसिव सिक्रेशन हो, तो ऐसे में उस पर्सन की हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उसे कहते हैं जाइगेंटिज्म। इसके अलावा जब एडल्ट स्टेज में आता है, मतलब एक आदमी की ग्रोथ नॉर्मल हो गई, लेकिन उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड का ग्रोथ हार्मोन कम या ज्यादा सिक्रेट हो, तो उससे भी डिजीज होती है, लेकिन वो अपनी बुक में दे नहीं रखी। ठीक है, नेक्स्ट अपन लेते हैं थायराइड ग्लैंड। देखो थायराइड ग्लैंड जो होती है वो हार्मोन रिलीज करती है जिसको कहते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। क्या कहते हैं? थायरोक्सिन हार्मोन। इसका फंक्शन क्या होता है? ये अपनी बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करती है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि एक तो अपनी बॉडी में ऐसी रिएक्शन होती है जो ब्रेक डाउन रिएक्शन होती है, जिसमें चीजें टूटती है और एनर्जी जनरेट होती है, इन्हें कहते हैं कैटाबॉलिज्म। और कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिनमें चीजें बनती है, उसे कहते हैं एनाबॉलिज्म। और दोनों ही रिएक्शन कलेक्टिवली, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म कलेक्टिवली कहलाती है मेटाबॉलिज्म। तो ये थायराइड ग्लैंड जो होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करती है ताकि प्रॉपर ग्रोथ हो पाए। बोले तो इनके ब्रेकडाउन और इनके फॉर्मेशन दोनों को रेगुलेट करती है। कौन? थायराइड ग्लैंड। एक और चीज, आयोडीन। देखो अपनी बॉडी में अपन जब फूड
लेते हैं तो उसमें अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। उसमें से एक न्यूट्रिएंट होता है आयोडीनेटेड सॉल्ट या आयोडीन। तो वो आयोडीन का यहाँ क्या रोल है? तो आयोडीन जो होती है वो नेसेसरी होती है। क्यों? क्योंकि थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन तब तक अच्छे से नहीं बनेगा जब तक अपन आयोडीन कंज्यूम नहीं करेंगे। बेसिकली थायरोक्सिन हार्मोन एक आयोडीनेटेड सॉल्ट ही है, ऐसा समझो, आयोडीन का ही एक वर्जन है। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड तब तक थायरोक्सिन नहीं बना पाएगी जब तक कि आयोडीन ना मिले। तो अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो थायराइड ग्लैंड जो है थायरोक्सिन नहीं बना पाएगी, और थायरोक्सिन उतना नहीं बन पाएगी तो वो जरूरत से ज्यादा काम करने लगेगी, जिसकी वजह से स्वेलिंग आ जाएगी। अब थायराइड ग्लैंड जो होती है, अभी अपने डायग्राम में देखा था, कहाँ होती है? नेक रीजन में। तो अगर थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग आएगी तो नेक रीजन में भी स्वेलिंग आ जाएगी, और इस डिजीज को कहते हैं गॉइटर। ठीक है, क्या कहते हैं? गॉइटर। और इस डिजीज में क्या होता है? पर्सन हैव स्वेलन नेक, मतलब नेक में स्वेलिंग आ जाती है। और क्यों आती है? क्योंकि थायराइड ग्लैंड का होती है, नेक में होती है, और एक्चुअल में स्वेलिंग उसमें आती है। तो अपनी बुक में एक क्वेश्चन है कि क्या कारण है कि एडवाइस किया जाता है कि आयोडीनेटेड सॉल्ट कंज्यूम करना चाहिए। तो उसका कारण क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे कि आयोडीन जो है वो नेसेसरी है थायराइड ग्लैंड्स के लिए, थायरोक्सिन बनाने के लिए। अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो थायरोक्सिन उतना बन नहीं पाएगा, और ऐसे केस में गॉइटर हो जाएगा और ये सिम्टम्स हो जाएंगे। तो इससे बचने के लिए अपन को आयोडीन खाना चाहिए। नेक्स्ट है पैनक्रियाज। ये अपनी नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, और ये अपने जब अपन डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं तो आप लीवर के पास में इस तरफ क्या होता है? लीवर आप ऐसे बनाते हैं, तो इस तरफ क्या होता है? लीवर बनाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। और इस तरफ जो होता है वो अपना क्या होता है? स्टमक होता है। ठीक है, और स्टमक के नीचे ऐसे कॉइल में स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन स्टार्ट होता है, और यहां पर एक पार्ट होता है जिसे क्या कहते हैं? पेनक्रियाज कहते हैं। क्या कहते हैं? पेनक्रियाज। ये जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करता है, और यहां पर किस तरीके से बिहेव कर रहा है? एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह। तो अपनी बॉडी की कुछ ग्लैंड ऐसी होती है जो एक्सोक्राइन भी हो सकती है और एंडोक्राइन भी हो सकती है। पेनक्रियाज उसमें से एक है। ऐसी ग्लैंड को क्या कहते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड। आप याद रख सकते हैं, ये मिक्स्ड ग्लैंड है, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों तरीके से बिहेव करती है। यहां पर अपन कौन सा पोर्शन देखेंगे? एंडोक्राइन वाला देखेंगे। तो पेनक्रियाज से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एक इंसुलिन और एक ग्लूकेगॉन। देखो अपनी बुक में सिर्फ एक ही नाम दे रखा है इंसुलिन, लेकिन एक और होता है ग्लूकेगॉन। ठीक है, अब ये फंक्शन क्या करती है? ये दोनों हार्मोन मिलकर ब्लड में शुगर के लेवल को रेगुलेट करती है। देखो अगर अपने ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो इंसुलिन हार्मोन उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, जिससे शुगर का लेवल कम हो जाता है। और जब अपन को वापस ग्लूकोज चाहिए होता है तो दूसरे वाला हार्मोन ग्लूकेगॉन आता है, ग्लाइकोजन को वापस किस में कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज में, और अपन वापस यूटिलाइज कर पाते हैं। तो ये दोनों हार्मोन मिलकर ब्लड में शुगर के लेवल को क्या करती है? मेंटेन करती है। When glucose level increase, इंसुलिन कन्वर्ट इट इनटू ग्लाइकोजन। इंसुलिन उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देती है। और जब ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा तो ग्लाइकोजन ग्लूकेगॉन जो है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगी। अब इससे रिलेटेड एक डिसऑर्डर हो सकता है, और वो डिसऑर्डर क्या है? अगर किसी पर्सन में इंसुलिन की कमी हो जाए, या इंसुलिन कम बने, या इंसुलिन ना भी बने, ऐसे केस में क्या होता है कि उसका जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज फॉर्म में ही रहेगा। तो जैसे ही ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा वो बढ़ा हुआ ही रहेगा, वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट ही नहीं हो सकता। क्यों नहीं कन्वर्ट हो सकता? क्योंकि इंसुलिन है ही नहीं। और ऐसे केस में वो ग्लूकोज जो है बॉडी के टिश्यू में इकट्ठी होने लगेगी, एक प्रॉब्लम। दूसरा, वो यूरिन के साथ बाहर निकलने लगेगी, दूसरी प्रॉब्लम। और इस डिजीज को अपन क्या कहेंगे? डायबिटीज कहेंगे। तो एक डिजीज है डायबिटीज, और वो किस वजह से होती है? ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन और लैक ऑफ इंसुलिन। इससे क्या होगा? ब्लड में शुगर का लेवल इंक्रीज होगा, जिससे बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है कि उस पर्सन को इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक से देखो कुछ और क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं। ड्राफिज्म और अपने जो ये था एक्सेसिव टॉलनेस, इसका कारण पूछ सकते हैं आपको। ठीक है, एक आपको पूछ सकते हैं गॉइटर डिजीज क्या होती है, कब होती है। एक आपको पूछ सकते हैं कि आयोडीनेटेड सॉल्ट क्यों कंज्यूम करना चाहिए, उसका भी कारण यही लिखना है। एक आपको ऐसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक पर्सन में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा रहता है, जैसे ही वो कुछ खाता है उसमें ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, कौन सी डिजीज है, क्या उसका ट्रीटमेंट होगा, क्या उसके कारण होंगे, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, और डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए कौन सा चीज इस्तेमाल में लेते हैं? इंसुलिन लेते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर अपन रिमेनिंग एंडोक्राइन ग्लैंड करते हैं।
नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड लेते हैं, जो कि कौन सी है, एड्रिनल ग्लैंड। देखो ये अपनी बुक में लिखा हुआ है, एक हार्मोन रिलीज करती है जिसे कहते हैं एड्रिनलिन। ये इसके अलावा बहुत सारे हार्मोन रिलीज करती है, एटलीस्ट एक नाम तो आप और याद रखें, नॉर एड्रिनलिन, ठीक है। तो ये जो हार्मोन रिलीज होता है ये कौन सी ग्लैंड से होता है, एड्रिनल ग्लैंड से होता है। ये जो होती है किडनी के ऊपर होती है, इसलिए सुप्रा रीनल ग्लैंड भी कहते हैं, हालांकि अपनी बुक में नाम नहीं दे रखा। इसके फंक्शन क्या है, तो देखो इसको समझते हैं। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो एक इमरजेंसी ग्लैंड है। अपनी जो भी ऐसी सिचुएशन होती है जब अपन को जरूरत से ज्यादा डर लगता है, अपन को किसी से फाइट करनी होती है, अपन डर जाते हैं, या फिर अपन को किसी चीज में भागना हो, दौड़ना हो, अपनी बॉडी का फुल पोटेंशियल यूज करना हो, ऐसे केस में एड्रिनल ग्लैंड अपन को ये हेल्प करवाती है, ठीक है। और ये कैसे करवाती है, जैसे ही एड्रिनल ग्लैंड जो होती है, इसको ऐसा लगता है, इसको ऐसे इंपल्स मतलब इसको मैसेज मिलेगा कि आपको अपना काम करना है, तो ये एड्रिनलिन हार्मोन रिलीज करती है। वो जैसे ही ब्लड में जाएगा तो उसके कुछ फंक्शन होंगे। क्या क्या फंक्शन होंगे, वो हार्ट रेट को बढ़ा देती है, दूसरा काम ब्रीथिंग रेट बढ़ा देती है, तीसरा काम बॉडी के ऐसे उस पर्टिकुलर सीन में जो अननेसेसरी चीजें, मतलब उस समय, ऐसे नहीं, उस समय जो काम की चीजें नहीं है, जैसे स्किन, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इमरजेंसी कंडीशन में डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या काम होगा, तो वहां से ब्लड को स्केलेटल मसल्स, जो अपनी बॉडी की मसल्स होती है, उसको वो ब्लड क्या करती है, प्रोवाइड करवाती है। अब देखो हार्ट रेट बढ़ने से जल्दी जल्दी ब्लड सप्लाई होगी, ब्रीथिंग रेट बढ़ने से बहुत ज्यादा ऑक्सीजन अंदर ले पाएंगे, और फिर ये ब्लड जो है सारा डाइवर्ट हो जाएगा स्केलेटल मसल्स के पास, तो स्केलेटल मसल्स को एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा ब्लड, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिली, अब वो अच्छे से काम कर पाएगी और अपनी बॉडी प्रिपेयर है किस, उस इमरजेंसी सिचुएशन को फेस करने के लिए। तो एड्रिनलिन ग्लैंड जो होती है एड्रिनलिन हार्मोन रिलीज करती है, और ये हार्ट रेट इंक्रीज करती है, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज करती है, ब्लड को डाइवर्ट करती है डाइजेस्टिव सिस्टम, स्किन से स्केलेटल मसल्स को, और ऑल दीज सप्लाई हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू मसल्स। और किसके साथ, हाई ब्लड सप्लाई के साथ हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जाएगी, ज्यादा एनर्जी जनरेट होगी। एक अपनी बुक में लिखा हुआ नहीं है, ये ग्लूकोज के लेवल को भी बढ़ा देती है, ठीक है। नाउ ऑर्गेनिज्म रेडी टू डील विथ इमरजेंसी सिचुएशन। और कैसी इमरजेंसी सिचुएशन, जैसे फाइट हो किसी के साथ, फ्लाइट हो, भागना हो, फ्राइट हो, डर जाना हो। यही वजह है हायर क्लासेज में इसे 3F ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, 3F ग्लैंड। फाइट, फ्लाइट और फ्राइट के केस में एड्रिनल ग्लैंड काम करती है, ठीक है। इससे रिलेटेड अपनी बुक में एक क्वेश्चन दे रखा है कि क्या होता है जब एड्रिनलिन ब्लड में आता है, तो ये सारे एड्रिनलिन के फंक्शन हो गए। आपको पूछे इमरजेंसी ग्लैंड कौन सी है, तो एड्रिनलिन ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट है टेस्टिस और ओवेरी, ये दोनों गोनेट्स कहलाते हैं। फीमेल के केस में ओवेरी होती और मेल के केस में ये टेस्टिस होता है। दोनों में से कोई एक होगा एक ऑर्गेनिज्म में, दोनों के काम एक जैसे ही है। टेस्टिस जो होती है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करती है, जो अपना सेक्स हार्मोन भी कहलाता है। और फीमेल के अंदर ओवेरी होती है, वो ऑस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, अब जो रीड करना चाहे वो रिलीज करती है। इसके साथ एक प्रोजेस्ट्रॉन और हार्मोन रिलीज करते हैं, अपनी बुक में इसी का ही नाम लिखा हुआ है, और ये फीमेल सेक्स हार्मोन कहलाते हैं, ठीक है। इन दोनों के फंक्शन देखते हैं। तो टेस्टिस मेल में होती है, टेस्टोस्टेरोन रिलीज करती है, और इसके फंक्शन क्या है, एक तो मेल के जो सेक्स ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है, उनको अच्छे से डेवलप करने में हेल्प करती है, और साथ में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को मतलब लाती है। देखो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर टेस्टिस का होना, ये उसका प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर है कि वो मेल है। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होंगे, जैसे दाढ़ी मूछों का आना, आवाज का भारी होना, ठीक है, अपने क्या होगा, मसल्स पावर बढ़ना, ये सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में आते हैं। और ये जो है कौन कंट्रोल करवाती है, टेस्टोस्टेरोन करती है, और टेस्टोस्टेरोन को कौन सिक्रेट करता है, टेस्टिस सिक्रेट करता है, ठीक है। तो ये सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कब आते हैं, बर्थ के समय आते हैं, नहीं, प्यूबर्टी के समय आते हैं। जब 12-13 एज हो जाती है, प्यूबर्टी के समय ये कैरेक्टर आने लगते हैं, और उस समय ये कैरेक्टर आने का कारण कौन होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, ठीक है। फीमेल में भी ऐसा कैसा ही कुछ होता है। फीमेल के अंदर होती है ओवेरी, जो ऑस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करती है। ये क्या करती है, फीमेल के सेक्स ऑर्गन या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के डेवलपमेंट को कंट्रोल करती है। साथ में ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर प्रोड्यूस करवाती है। फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होंगे, उनमें एक्सेसिव हेयर नहीं आने चाहिए स्किन के ऊपर, ये उनका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। आवाज जो होती है सॉफ्ट ही रहती है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। ये सारी चीजें होना, वो फीमेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ये कंट्रोल करवाना कौन काम करती है, एस्ट्रोजन कराती है।
फीमेल का प्राइमरी कैरेक्टर क्या होगा? फीमेल के अंदर ओवेरी होती है, ये उसका प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर, और सेकेंडरी अभी मैंने बताया वो सब कौन लेकर आती है? एस्ट्रोजन लेकर आती है। लास्ट एंड फाइनल टॉपिक आज के वीडियो का वो है फीडबैक मैकेनिज्म। देखो अपनी बुक में जहां पर ये टॉपिक है उसमें सबसे लास्ट पैराग्राफ में ये ऐसा कैसा लिखा हुआ है, हेडिंग नहीं है लेकिन लिखा हुआ है, तो आप अच्छे से समझे। और अपने नीचे एक क्वेश्चन भी है कि ये जो है ग्लैंड काम कैसे करती है, तो ये सारी एंडोक्राइन ग्लैंड फीडबैक पे काम करती है। जैसी फीडबैक मिलती है उस हिसाब से काम करती है। जैसे मैं पेनक्रियाज के एग्जांपल से समझाता हूं क्योंकि बुक में इसी को समझाया हुआ है। जैसे ही आपने कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाया, मतलब आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, तो डाइजेशन की वजह से अपनी बॉडी में ग्लूकोज बनता है। यही वजह है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या होगा? इंक्रीज होगा। और ये इंक्रीज हुआ हुआ ग्लूकोज का लेवल जो है एक मैसेज का काम करेगा, एक फीडबैक का काम करेगा। और वो फीडबैक डिटेक्ट होगा किससे? पेनक्रियाज से। और पेनक्रियाज इस ग्लूकोज के लेवल के इंक्रीज होने की वजह से एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसको कहेंगे इंसुलिन। ये इंसुलिन ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कराएगा? ग्लाइकोजन में। जैसे ही ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होने लगेगा, ग्लूकोज का लेवल ब्लड में नॉर्मल होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। अब ये डिक्रीज हुआ लेवल भी एक फीडबैक देगा, और ये फीडबैक जाकर क्या करेगी? इंसुलिन के सिक्रेशन को क्या करेगी? रोकेगी, ताकि और ग्लूकोज का लेवल कम ना हो जाए। तो इस तरीके से फीडबैक मैकेनिज्म से क्या होता है? अपने हार्मोन क्या करते हैं? काम करते हैं। एग्जाम में आपको आया कि ये किस मैकेनिज्म से काम करता है, तो फीडबैक से। एक एग्जांपल से आप समझा सकते हैं। तो ये अपना था आज का वीडियो, जो कि किस पे था? एंडोक्राइन सिस्टम पे था। एक और चीज मैं बता देता हूं, इसके अलावा बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड और भी होती है बॉडी में, और इन ग्लैंड का भी और डिस्क्रिप्शन हो सकता है, लेकिन अपने सिलेबस में नहीं है। तो आप जितना दे रखा है बुक में उस हिसाब से अच्छे से पढ़ें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें अपन चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक करेंगे, जो कि होगा प्लांट के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन। तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।